एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध। जब भी आप आईआर पढ़ेंगे इसके बारे में जिक्र कई बार आएगा। जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में जिक्र कई बार आएगा। या कई बार ऐसा होता है कि हम जब अखबारों में किसी भी प्रकार की कोई खबरों को देखते हैं तो कभी कभार शीत युद्ध जैसे शब्द उपयोग किए जाते हैं। आइए जानेंगे कि आखिर ये शीत युद्ध क्या था हमारे यूपीएससी में, या किसी भी एक व्यक्ति को समझने के लिए इसके बारे में हम क्या क्या जानकारी बता सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज सीधी बात नो बकवास का टॉपिक, शीत युद्ध, कोल्ड वार। आज हम जानेंगे शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति, क्या है शीत युद्ध, शीत युद्ध की अवधारणा, उसके निगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट, वर्तमान परिस्थिति, निष्कर्ष, और आज से एक नया पॉइंट हमने जोड़ा है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि आखिर इस टॉपिक का यूपीएससी से कहां लेना देना होगा, यह टॉपिक हमारे यूपीएससी में कहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल शीत युद्ध में हम कुछ इतने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द टर्म कोल्ड वार। शीत युद्ध से तात्पर्य दो राष्ट्रों के बीच तनाव की उस स्थिति से है जिसमें भाषणों, आरोपों, प्रत्यारोपों, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। समझना, थोड़ा सा व्यवहारिक लेकर चलते हैं क्योंकि बहुत सारी जटिलताएं कई बार विद्यार्थियों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर देती है। जैसे कि हमारे परिवार में कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता के बीच में झगड़ा होता है, या बड़े भाई और पिता में झगड़ा होता है। तो झगड़ा होने के बाद की एक स्थिति आती है जब दोनों एक दूसरे का सीधा आमना सामना नहीं करेंगे, दोनों अपनी अपनी गुट बनाएंगे। जैसे माता पिता के झगड़ों में कई बार पिताजी आपसे कहेंगे कि आप हमारी तरफ हो या फिर अपनी मम्मी की तरफ हो। साथ ही साथ इनडायरेक्टली वार किए जाएंगे। इनडायरेक्टली मतलब बच्चे को सुनाया जाएगा पर टारगेट कहीं और होगा। यह सब कुछ शीत युद्ध के बड़े सामान्य लक्षण हैं। युद्ध के बाद सामान्यतः ऐसी स्थितियां देखी जाती है। वर्तमान में भारत और चीन के मध्य में भी कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है इसी प्रकार का। इसका मतलब वर्तमान वाली स्थिति को हम लगभग शीत युद्ध जैसी स्थिति कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी किसी ने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है। किसी विशेषज्ञ ने, किसी भी युद्ध विशेषज्ञ या फिर जो भी जानकार होते अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, उसमें से किसी ने अभी ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। तो यह कब आया होगा शब्द, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। शीत युद्ध में प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई नहीं होती है, किंतु यह प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की प्रारंभिक अवस्था अवश्य होती है। सीधा युद्ध तो नहीं होगा, तैयारियां चल रही हैं। यह पहली स्टेज है युद्ध की, लेकिन युद्ध नहीं है। शीत युद्ध का मुख्य हथियार कूटनीति होता है, डिप्लोमेसी होता है। कूटनीति का सामान्य सा मतलब यह है कि अपना ज्यादा बेनिफिट और सामने वाले का कम बेनिफिट या नुकसान। तो डिप्लोमेसी, कूटनीति के तहत वे लोगों को एकजुट करते हैं, उस अन्य के खिलाफ भड़काते हैं, उससे लोगों से अलग थलग कर देते हैं। The Cold War refer to a state of tension between two nations, which is manifested through speeches, accusation, counter accusation, economic and political activities. There is no direct military action in the Cold War, but it is the initial stage of the direct military action. The main weapon of the Cold War is diplomacy. क्या है शीत युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप की जो बड़ी शक्तियां थी, जो यूरोप की महान शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, एशिया में जापान, ये लगभग चरमरा गए थे क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके जितने उपनिवेशिक देश थे वो उन्हें आजाद करने पड़े थे। जापान पर परमाणु हमला हो गया था। अब दो ही बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आ रही थी, एक था अमेरिका
और एक था यूएसएसआर, उस जमाने का सोवियत संघ। अब ये दोनों के दोनों अपनी अपने चौधरीपन को दिखाने के लिए, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए और अपना विश्व में शक्तियां प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ रणनीतियां अपनाते थे, एक दूसरे के खिलाफ कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। शस्त्र सज्जित शांति, शस्त्र सजे हुए हैं, तैयार है तीर कमान में, लेकिन कोई युद्ध नहीं होगा। इसे हम कहेंगे कि यह शीत युद्ध है। शीत का मतलब समझते हैं ना, शांत, कोल्ड, ठंडापन, पर युद्ध भी है, ठंडा युद्ध है। ठंडा युद्ध कैसा ठंडा युद्ध होगा? सब लोग तैयार करके बैठे, इधर से सैनिक है, उधर से सैनिक है, पर युद्ध कोई कर नहीं रहा है। बस एक दूसरे को बलगला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। The post-World War II state of tension between the United States and Soviet Russia is known as the Cold War. It has also been named by some historian as a peace. शीत युद्ध की अवधारणा, कंसेप्ट कहां से आया? वास्तव में कंसेप्ट अगर आप कभी इतिहास में देखोगे तो ये कंसेप्ट आपको पुराने ऐतिहासिक कंसेप्टों में दो धर्मों के मध्य हुए, जो दोनों धर्मों के मानने वाले लोग थे, उनके खिलाफ होने वाले विचारों के आधार पर युद्ध के बेस पर रखा गया था। विश्लेषकों का मानना है कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं सदी में स्पेन के एक लेखक डीजे मैनुअल ने स्पेनी भाषा में किया था। मैनुअल ने यह शब्द उस समय ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच चल रहे तनाव को संबोधित करने के लिए किया था। फिर से ध्यान से सुनना, मैनुअल ने यह जो शब्द उपयोग किया था, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच चल रहे तनाव को संबोधित करने के लिए किया था। Analysts believe that the first use of the term Cold War was in the 14th century by Spanish writer D.J. Manuel did it in Spanish. Manuel used the term to address the ongoing tension between follower of Christianity and the religion of Islam at that time. इसके बाद 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ट्रिब्यून में छपे अपने लेख में शीत युद्ध शब्द का उपयोग किया। ऑरवेल ने व्यापक अर्थ में शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों गुटों के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑरवेल थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग करते हुए इस शब्द को प्रचलित किया। Then in 1945, George Orwell used the term Cold War in his article in the British newspaper Tribune in connection with World War II. Orwell used the term Cold War for both World War II factions in a broader senses. इसके बाद वैज्ञानिक रूप से बर्नार्ड बारूक ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति के लिए शीत शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः यही शीत युद्ध शब्द का एक आदर्श इस्तेमाल था। मतलब ये कहानियां, शीत युद्ध का शब्द बहुत पुराना है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारों के द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा और उसके बाद यह शब्द प्रचलन में आने लगा। The scientifically Bernard Baruch used the term Cold War to describe the tension that across between the US and the Soviet Union. In fact, this was the ideal use of the Cold War. शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली न कोई घायल हुआ। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा ले रही थी। बर्नार्ड बारूक ने काफी अच्छी और खूबसूरत परिभाषा शीत युद्ध की दी है। क्या कहते हैं ये जनाब शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध है, बस बोलेंगे लोग, कुछ नहीं करेंगे। जो कागज के गोलों, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे,
पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली, ना कोई घायल हुआ। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़े जाने वाला युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा ले रही थी। The Cold War was a type of speech war that was fought only on paper bullets, magazines, radios, propaganda tools. In this war, neither any bullet nor anyone was injured. It was a war fought only by diplomatic measures in which both superpower were resorting to all measures to degrade. शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव। देखो, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जब माता पिता के झगड़े के बाद की स्थिति आती है तो बच्चों पर ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो समझ जाओ इन दोनों पर तो कुछ नहीं होगा, बाकी देशों के बीच में एक होड़ मच जाएगी हथियारों को जुटाने की, क्योंकि उनको हमेशा यह डर लगा रहेगा कि कहीं युद्ध अगर हो गया और अगर हमें शामिल होना पड़ा तो हमारे पास हमारे सुरक्षा के उपाय तो होने चाहिए। वास्तविक रूप से मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब साजिशें थी, क्योंकि दोनों ही देश विश्व के सबसे बड़े हथियार विक्रेता है। मेरे हिसाब से सारी सोची समझी रणनीतियां थी और उन्हें दिख रहा था, उन्होंने सोचा यह नहीं था कि इसके कारण हथियारों की होड़ बढ़ेगी, पर उन्होंने जब इस काम को शुरू किया तो उन्हें भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस घटना के कारण हथियारों की बिक्री पूरे विश्व में बढ़ जाएगी। और उसका बेनिफिट यह हुआ कि इन दोनों देशों ने जी भरकर हथियार भी बनाए और बेचे भी और अच्छा मुनाफा भी कमाया। मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे बड़े व्यापारों में अगर कोई व्यापार है तो वो हथियारों का व्यापार है। और हथियारों के व्यापार तब तक मार्केट में या बूम नहीं करते जब तक कि स्थितियां युद्ध वाली निर्मित ना हो। और स्थितियां युद्ध वाली निर्मित इन्होंने काफी मजे लिए हैं। इन्होंने पूरी तरह से समझ लिया था कि लोगों को ऐसे ही गुमराह करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार काम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनका बिजनेस, उनका व्यापार काफी प्रसारित हो रहा है और जो उनको चाहिए था कि वो मैक्सिमम देशों में अपनी दावेदारी और अपना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस चाहते थे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में था। भारत हो, चीन हो, कोई भी अछूता नहीं था। और इस समय भी कई बार जानकार ये कहते हैं कि कभी कभार ये महाशक्तियां जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ इसलिए बोलती हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की बात इसलिए करती हैं ताकि हर देश फिर से डरने लगे, और डरेगा तो हथियार खरीदेगा और इसीलिए इनका व्यापार फिर उठेगा, ये फिर से बिजनेस कर पाएंगे। तो कई बार माना जाता है कि ये जो शीत युद्ध था, इन्होंने सोचा था कुछ और, लेकिन कुछ और दिशा में गया और इन्होंने काफी बेनिफिट भी उठाए। तो नकारात्मक प्रभाव क्या थे? संपूर्ण विश्व दो गुट, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में विभाजित हो गया। विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थ पर ही परखा जाने लगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ जब भी कुछ सोचता था संबंध के बारे में, तो वह सोचता था कि इसका बेनिफिट, क्योंकि सबको पता था कि ये दो महाशक्तियां लगातार एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं, परिणाम स्वरूप हर जगह पर कोई डाउट के नजर से ही देखता था। Tension between US and Soviet Union, the entire world was divided into two factions, the Soviet bloc and the American bloc. Every problem in the world was tested on the factional interest. A sense of tension, competition, mistrust was born in international relation. और इस परिस्थिति में आप अगर किसी भी मुद्दे पर सारे देश को बुलाना चाहेंगे कि भाई कृषि के मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, तो ये बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि हर कोई ये सोचता था डाउट की नजर से कहीं इसमें किसी की चाल तो नहीं है। आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। शस्त्रीकरण को बढ़ावा, जिसने आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया, क्योंकि अब हथियार खरीदोगे, सड़क थोड़ी बनाओगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी आ गई। नाटो, सीटो जैसे सैनिक संगठनों का जन्म हुआ और विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। नव उपनिवेशवाद के बारे में मैंने सीधी बात नो बकवास में फिर समझाया था, जहां आप किसी देश पर सीधा कब्जा नहीं करते बट इनडायरेक्टली
उस देश के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे चीन इस समय नेपाल के मामले में कर रहा है। प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन गिवन ए मेजर ब्लो टू द डिसआर्मामेंट एफर्ट, promotion of arms blocking the path of economic development, reduce role of the United Nations, military organization like NATO, CETO were born, new colonialism was। शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव, अच्छा प्रभाव क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन को आधार प्रदान किया। इसी के बाद फिर तीसरे देश जो गरीब देश थे वे भी एकजुट हुए, जैसे भारत, हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कुछ ऐसे देश थे जो तीसरे देश थे, अभी अभी आजाद हुए थे, तो इन्होंने भी अपना एक संगठन बनाया कि हम इन दोनों में से किसी गुट में नहीं जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने आंदोलन का नाम दिया गुट निरपेक्ष। ना तो हम अमेरिका की तरफ हैं, ना हम रशिया की तरफ हैं, हम बीच वाले लोग हैं। हम ना तो किसी का समर्थन करते ना विरोध। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति के महत्व को समझा जाने लगा, तकनीकी और प्राविधिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, तकनीकी स्पेशली हथियारों के क्षेत्र में। विश्व राजनीति में नए राज्यों की भूमिका को भी महत्व दिया जाने लगा। प्रोवाइडेड द बेसिक्स फॉर द नॉन अलाइंड मूवमेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स was understood, paved the way for technology and technological development. The role of new state in the world politics was also considered important. वर्तमान परिस्थिति क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध का दौर वस्तुतः सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया। 1990 में जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो यूएसएसआर की शक्ति कहीं ना कहीं, जो सारे लोग मिलकर एकजुट हुए थे, वो अलग हो गए, और यह स्पष्ट हो गया कि अब एक ध्रुवीय विश्व होगा। शीत युद्ध जब तक चल रहा था तब तक विश्व के दो ध्रुव थे, एक अमेरिका, एक रशिया। लेकिन जैसे ही रशिया का विघटन हुआ, अब स्पष्ट हो गया कि केवल एक ध्रुवीय विश्व होगा, जिसका चौधरी अमेरिका होगा। एक ध्रुवीय विश्व की कल्पनाएं और उसके बाद विश्लेषकों के कई विचार प्रस्तुत हुए, किंतु वर्तमान में शीत युद्ध अपने परिवर्तित स्वरूप में विद्यमान है। द्वितीय विश्व युद्ध में शीत युद्ध की स्थिति दो गुटों के बीच की थी, किंतु वर्तमान में बहुपक्षीय स्वरूप धारण कर चुका है। द कोल्ड वॉर फेज दैट बिगिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्चुअली एंडेड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, बट एट प्रेजेंट द कोल्ड वॉर एग्जिस्ट इन इट्स चेंज फॉर्म। द कोल्ड वॉर सिचुएशन बिटवीन द टू फैक्शंस was in World War II but has assumed a multi-facet nature at the present। अब वर्तमान में यह कई दिशाओं वाला हो गया। अब रशिया के साथ, चीन के साथ, हो सकता है कि और किसी अन्य कंट्री के साथ चल रहा है। अमेरिकी बनाम चीन, अमेरिकी बनाम रूस, भारत बनाम चीन, भारत बनाम पाकिस्तान, उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया इत्यादि देश वर्तमान में शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं, किंतु शीत युद्ध का स्वरूप इन देशों में आर्थिक और तकनीकी कारकों पर ज्यादा आधारित है। कंट्रीज लाइक अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस रशिया, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया एक्सेट्रा आर करंटली अंडरगोइंग कोल्ड वॉर, बट द नेचर ऑफ द कोल्ड वॉर इज मोर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फैक्टर इन दिस कंट्रीज। साथ ही विभिन्न पक्षों, विशेषकर परमाणु हथियारों से संपन्न देशों के बीच वास्तविक युद्ध होने की संभावना नाम मात्र ही है। वस्तुतः वर्तमान का शीत युद्ध आर्थिक आधारों पर लड़ा जा रहा है, जिसे व्यापार युद्ध ट्रेड वार का नाम देना अधिक उचित होगा। अब यह शीत युद्ध कन्वर्ट हो गया है ट्रेड वार में। तो सबसे पहले अगर एक शब्द हम याद रखें सीक्वेंस वाइज, तो द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध, और शीत युद्ध जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद अब वर्तमान में हमें दिख रहा है व्यापार युद्ध। At the same time, the possibilities of actual war between the different sides, especially countries with the nuclear weapon, is nominal। मतलब अब युद्ध होने की संभावनाएं नहीं है। In fact, the present Cold War is being fought on the economic ground, which is seem more appropriate the name trade war। निष्कर्ष, वर्तमान में शीत युद्ध की दिशा और दशा बहुत ही अनिश्चित है। वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की द्विपक्षीय गुटबंदी ने बहुपक्षीय गुटबंदी का रूप धारण कर लिया है। साथ ही वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख देशों द्वारा आर्थिक आधार पर गुटबंदी और अपने हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। Currently, the direction and condition of the Cold War is very uncertain. The bilateral factorizations of the world after the Second World War has taken the form of multilateral
multilateral factionalism. At the same time, all the major countries of the world are trying to achieve their own interest on the basis of कोई भी देश सीधा युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि अपने हितों को मजबूत और बेहतर करने में लगा हुआ है। बस सीधी बात, नो बकवास। शीत युद्ध कहां पर जुड़ा है आपके यूपीएससी में? तो जीएस पेपर 1 यूनिट 5 विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी तथा बाद की घटनाएं। जीएस पेपर 2 अंतरराष्ट्रीय संबंध, और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 की 5वीं यूनिट, आईआर पेपर में जीएस पेपर 2 में, और जीएस पेपर 2 जो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का है, वर्ड आफ्टर वर्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस पर? शीत युद्ध क्या है? वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। काफी खूबसूरत कंटेंट है उत्तर देने के लिए। शीत युद्ध ने उस दौर की शुरुआत की जहां सैन्य सामग्री और शस्त्रों के बड़े भंडार को ही विकास का पैमाना समझा जाने लगा। विवेचना कीजिए। खूबसूरत सवाल है, सच में नोट करके रखिएगा, जब भी मन हो तब लिख दीजिएगा। वर्तमान में शीत युद्ध की अवधारणा ने व्यापार युद्ध की अवधारणा का रूप धारण कर लिया है। इस कथन के आलोक में 20वीं सदी और 21वीं सदी की परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। एज इट इज कट पेस्ट हो सकता है यूपीएससी में। ट्रेड वॉर, तो एक खूबसूरत सवाल आपके सामने टीम ने रखा है। वर्तमान में शीत युद्ध की अवधारणा ने व्यापार युद्ध की अवधारणा का रूप धारण कर लिया है। इस कथन के आलोक में 20वीं सदी और 21वीं सदी की परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। What is the Cold War? Review its effect on global political system. The Cold War marked the beginning of an era where only large quantities of military goods and weapons were considered as a measure of development. इस दौर में तो यही माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा हथियार वो ज्यादा विकसित, और इसी कारण से एक होड़ मच गई थी। Presently, the concept of Cold War has taken the form of trade war concept. In the light of this statement, offer a comparative analysis of the circumstances of the 20th century and the 20th